हेलो फ्रेंड्स। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट है और पूरे दुनिया में बहुत सारे लोग इसे कराते हैं। तो संख्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर कराने वाले लोगों की। उन लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ चुकी है जो अपने ट्रांसप्लांट के रिजल्ट से खुश नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि ये जो ट्रांसप्लांट फेलियर होते हैं ये इंडिया में या कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो सकते हैं, बाहर सब अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया में लगभग सेम ही स्थिति है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ही केस को। ये पेशेंट मेरे पास फ्लोरिडा से आए थे, यूएस से, और इन्होंने अपनी 8 दफ़ा ट्रांसप्लांट सर्जरी यहाँ मेरे पास आने से पहले करा रखी थी। यस, 8 टाइम्स। तो 8 दफ़ा ये जो ट्रांसप्लांट हुआ था ये यूनाइटेड स्टेट्स में ही हुआ था और हर बार ये सर्जरी FUT थी। हाँ, FUT। तो जैसा कि आप इनके फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, इनके फ्रंट पे कुछ बाल लगे हुए दिखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है, हेयर लाइन का शेप भी बहुत अच्छा नहीं है और मर्जिंग भी नहीं हुआ। और यदि आप क्राउन एरिया में देखेंगे तो क्राउन एरिया में तो ट्रांसप्लांट किया ही नहीं गया था। तो अब अगर हम डोनर को देखें तो आप पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे स्कार्स नज़र आते हैं जो कि FUT सर्जरी के स्कार्स हैं। और यदि हम नज़र डालें बाकी बचे हुए बालों पर भी तो ये बाल बहुत ही कम हैं, पतले हैं और दूर दूर प्लेस्ड हैं, डेंसिटी काफ़ी कम है। और इनके बॉडी हेयर भी बहुत ही कम थे, जैसे कि बियर्ड में या चेस्ट में जहाँ से हमने बाल फाइनली लिए, बट यहाँ पर भी हेयर बहुत थिन था, कम था। तो इन्होंने बहुत सारे क्लिनिक्स पे कंसल्ट किया, US में भी और भी अलग अलग कंट्रीज़ में और इंडिया में भी, और ज़्यादातर जगह इन्हें बताया गया कि आपके केस में कुछ भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ आपके पास डोनर नहीं है। अब ये इस तरीके के केसेस काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं और वो वाकई चाहते थे कि उनके बाल कुछ हद तक रिकवर हो जाएं, रिपेयर हो जाएं। तो ये मेरे पास सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स के लिए आए। अब सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स मैंने बहुत किए हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा किए हैं, और बट फिर भी जब भी कुछ भी पॉसिबल है सिंथेटिक के बिना तो नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट करना हमेशा बेटर रहता है सिंथेटिक के कंपैरिजन में। हमने डिटेल में बैठ के डिस्कस किया इस इशू को कि क्या किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ रियली नाइस टू हैव ऑप्शंस। बहुत दफ़ा ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि ट्रांसप्लांट कराए हुए होते हैं, खुश नहीं होते अपने ट्रांसप्लांट से, और जब हम बात करते हैं कि आपने ये मेथड क्यों चूज़ किया तो वो बताते हैं कि मुझे तो यही बताया गया था कि ये बेस्ट है। उनको उसके प्रोज और कॉन्स नहीं समझाए गए थे, उनको दूसरे और ऑप्शंस नहीं दिए गए थे, इनफैक्ट वो जिक्र भी नहीं किए गए थे मेन कंसल्टेशन के दौरान भी। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको मालूम है कि भले ही आप कोई मन बना के बैठे हैं कि मुझे यही चीज़ करानी है, बट सुन लेने में क्या हर्ज है। तो आप, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एटलीस्ट ये चीज़ जाने ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेने से पहले, और फिर सब कुछ जान के डिसीजन ले तो बेहतर रहेगा। तो खैर, हमने डिस्कस किया डिटेल में और बात के बाद फाइनली डिसीजन लिया कि हम बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए जाएंगे। तो बहुत चैलेंजिंग था ये केस क्योंकि बॉडी पे भी बाल बहुत ज़्यादा नहीं थे और बहुत बड़े एरियाज हमें कवर करने थे। बट द मेजर ड्राइविंग फोर्स वॉज पेशेंट्स फेथ इन मी। ही ट्रस्टेड मी, दैट्स वाई ही केम सो फार टू गेट इट डन। तो ये भी हमने उनको क्लियर किया कि इसमें 2 या 3 सेशंस लगेंगे बिकॉज बॉडी हेयर से डिफरेंट एरियाज से निकालना है और एक दफ़ा में सारे बाल एक्सट्रैक्ट करना संभव भी नहीं होता। सो ही वॉज रेडी फॉर दैट ऑल्सो। तो अब इनका हमने स्कैल्प से थोड़े से FUE ग्राफ्ट्स निकाले, बियर्ड से FUE ग्राफ्ट्स निकाले, प्यूबिक एरिया हमने यूज़ किया, हमने चेस्ट से ग्राफ्ट्स निकाले और हमने एक्सिलरी हेयर भी निकाले। तो
फिर भी ये संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी ये जब ग्राफ्स डले तो आप देखेंगे कि इनका फ्रंट से अब कुछ कुछ अच्छा ठीक ठाक भरा हुआ नज़र आता है। फ्रंट से देखिए, साइड व्यू देखिए, लेफ़्ट व्यू, राइट व्यू देखिए, तो काफ़ी ठीक ठाक कवरेज नज़र आती है। इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शुरू में, बिकॉज डोनर बहुत वीक था। अब अगर हम क्राउन की बात करें तो क्राउन में अब सारे के सारे बियर्ड और बॉडी हेयर हैं, कोई भी स्कैल्प हेयर नहीं है। तो एक जो प्रॉब्लम बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट्स के साथ होती है वो ये कि ये बाल कर्ली होते हैं, ये बाल लेंथ में ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देंगे। और क्योंकि छोटी ही लेंथ में कर्ल ले लेते हैं तो उस सिचुएशन में इनके साथ नेचुरल वर्ल पैटर्न क्रिएट कर पाना मुश्किल होता है, स्पेशली जब आपके पास नंबर भी कम हो। तो आइडियली क्या करना चाहिए जब आप बॉडी हेयर और स्कैल्प हेयर यूज़ कर रहे हैं, तो एक एरिया में बॉडी और स्कैल्प को मिक्स करके लगाना हमेशा बेटर रहता है। तो हमने इनका खैर क्राउन में ये सब किया। ये हेयर कलर भी नहीं करते हैं, तो फिर भी क्राउन में पहले के कंपैरिजन में अभी काफ़ी ठीक ठाक कवरेज आ चुकी है। ऐसे केसेस में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इतना थोड़े डोनर के साथ अभी हम काफ़ी ठीक ठाक रिजल्ट ले चुके हैं, बट इसमें और चीज़ करने की ज़रूरत है। बट हमारे पास डोनर फिनिश, तो हमने स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन किया, जिसमें कि हमने वहाँ पर कुछ इस तरह से डॉट्स क्रिएट किए जो दिखने में बिल्कुल नेचुरल हेयर जैसे दिखते हैं। एक बहुत अच्छा कैमोफ्लाज क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि एरिया भरा भरा लगता है। फ्रंट पे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, फ्रंट पे एक डिसेंट डेंसिटी ऑलरेडी पेशेंट के पास है। तो बहुत सारे केसेस जिनमें ट्रांसप्लांट अच्छे नहीं हुए हुए होते हैं, ऐसे केसेस में आपके पास अच्छा है कि यदि काफ़ी सारे ऑप्शंस हों, और यदि इनके अंदर अब हम थोड़े से सिंथेटिक हेयर भी डाल दें मान लीजिए, तो वो कवरेज और अच्छी नज़र आ सकती है। कभी कभी हम सिंथेटिक हेयर को स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन के साथ भी कंबाइन करके कम बालों के साथ एक अच्छी कवरेज लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर दोबारा से मैं बात ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि आप अपने डोनर एरिया को, जो कि स्कैल्प में फिक्स्ड है इस लाइफ टाइम के लिए, बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज़ कीजिए। उसे प्लीज़ 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 वेस्ट ना कीजिए। बहुत दफ़ा जितने पेशेंट्स हमारे पास रिपेयर केसेस के लिए आते हैं और जब हम उनसे बात करते हैं तो उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होती। उन्हें क्लिनिक ने बस वही जानकारी दी गई होती है जो कि वो क्लिनिक कर रहा होता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप कैसे क्लिनिक को चूज़ करें। हमेशा क्लिनिक वैसा चूज़ करें जो कि डॉक्टर रन हो, फ्रेंचाइजी बेस्ड क्लिनिक ना हो। अगर डॉक्टर रन क्लिनिक है तो क्वालिटी आपको डिलीवर हो सकती है। यदि डॉक्टर रन क्लिनिक भी है और उनके ब्रांचेस जगह जगह हैं, बहुत सारे सिटीज़ में हैं, तो शायद ऐसे क्लिनिक की प्रायोरिटी आप नहीं हैं। शायद ऐसे क्लिनिक की प्रायोरिटी नेम, फेम और सिर्फ पैसा है। और कभी भी ऐसा क्लिनिक ना चूज़ करें जो सिर्फ एक ही मेथड करता हो, बिकॉज़ हो सकता है वही मेथड आपके लिए उचित हो, आप वही मेथड आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे, बट फिर भी दूसरे मेथड के ऑप्शंस के बारे में जान लेना तो चाहिए ही सर्जरी के लिए फाइनल डिसीजन लेने से पहले। क्या पता वो मेथड आपके लिए उचित ना हो, दूसरा मेथड आपके लिए अच्छा हो, पर ये जानकारी मिल पाना एक अनबायस्ड तरीके से काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे क्लिनिक से, स्पेशली जो सिर्फ एक ही मेथड को करते हैं। तो क्लिनिक ऐसा चूज़ कीजिए जहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, और कभी भी क्लिनिक को चूज़ करते वक्त दो चीज़ों के बारे में प्राइमरली इन्फ्लुएंस नहीं होइए। पहला कॉस्ट और दूसरा ब्रांडिंग। बहुत दफ़ा लोग इन दो चीज़ों में फंस कर ट्रांसप्लांट के डिसीजन लेते हैं, और ये चीज़ें बहुत दफ़ा आपकी आंखों पे पर्दा डालने के लिए होती हैं।
सो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अपने लिए सही निर्णय लेने में ये वीडियो आपकी मदद करेगा। तथ्यों के आधार पे अपना डिसीजन लीजिए ट्रांसप्लांट का, और भ्रमित ना होइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्रेस कीजिए लाइक बटन, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल यूट्यूब पर। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।